Hello student. Good morning student. Student, today's my topic is mathematical tools. बच्चों क्लास 11th में हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे करने होते हैं, एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन और एक वेक्टर्स, जिसकी वजह से हम मैथ्स और फिज़िक्स दोनों पे अच्छा वर्क कर सकते हैं। अपनी स्टडी को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहें, फिज़िक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, तो फिज़िक्स में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बच्चों फिज़िक्स को स्ट्रॉन्ग वही कर सकता है जिसको सबसे पहले डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, देन वेक्टर एंड ग्राफ आता हो। तो मैं आपको ये कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर्स की वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और मैं ये ट्राई करूँगा कि मेडिकल के स्टूडेंट हो, जेई के स्टूडेंट हो, और या 11th में फिज़िक्स के लिए बेसिक टूल्स की नीड होती है, और वो है मैथमेटिकल टूल्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर्स पे मैंने आपको डिफरेंशिएशन के टूल्स बताए थे, आज मैं आपको इंटीग्रेशन के टूल्स बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों जो इंडेफिनिट होता है, इंटीग्रेशन 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है बच्चों इंटीग्रेशन, तो बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव ही बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ फंक्शन, ठीक है। मतलब बच्चों एंटी डेरिवेटिव मतलब हमने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था, तो अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन यानी एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी जस्ट ये अपोजिट होता है, या हम एंटी डेरिवेटिव को सीधा सीधा इन्वर्स भी बोल सकते हैं। बट बच्चों ये इंडेफिनिट जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है बच्चों। एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल और एक होता है इंडेफिनिट। तो फर्स्ट होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, ठीक है, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब दोनों में बच्चों फ़र्क क्या है? एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन है। बच्चों यहाँ पर कोई फंक्शन जैसे सपोज दैट गिवन है, लेट करते हैं हम लोग कि ये कोई फंक्शन है y = f(x). जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था तो बच्चों स्मॉल पार्टिकल यूज़ किया गया था। तो मान लेते हैं कि ये कोई फंक्शन है y = f(x) और ये उसका स्मॉल पार्टिकल है, यानी स्लिट है। ये बच्चों क्या है? स्लिट। तो हम लोग इसको बोलते हैं dx। स्लिट को क्या बोलते हैं बच्चों? dx, स्लिट। dy भी होती है, dx भी होता है, लेकिन अगर y = f(x) है तो स्लिट dx को बोला जाएगा। इसे स्लिट बोलते हैं बच्चों, जो रोटेट होती है, ठीक है। ये dx है, स्लिट है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लिट, ठीक है, स्लिट, ठीक है। अब क्या हुआ? y = f(x) है। अब ये स्लिट रोटेट होगी, यानी सम होगी, इन सभी स्मॉल स्लिट का सम करते चले जाएंगे, तो बोलेंगे कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो हम ये कितना भी करते रहेंगे, मतलब लास्ट तक यूँ डैश 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 जाएगा, बैक तक जाएगा। तो बच्चों इंडेफिनिट में ये अनबाउंडेड होती है। इंडेफिनिट में फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड होता है, अनबाउंडेड रीजन है, इसलिए मैं इसको क्या करने वाला हूँ? इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट बोलने वाला हूँ, क्योंकि इसमें लिमिट बाउंडेड नहीं है। तो अब बच्चों क्या होता है, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक स्मॉल पार्टिकल लेते हैं, तो उसका क्या करते हैं? फंक्शन का dy dx करके ये फाइंड करनी होती है। अब हमें ये स्लिट गिवन है, जस्ट उसका अपोजिट है ना। तो देखिए हमें डिफरेंशिएशन पे ये फंक्शन गिवन होता था, हम उसकी एक स्लिट फाइंड करते थे और स्लिट की टेंजेंट करते थे डिफरेंशिएशन करके, तो हमें इसकी डिफरेंशिएट यानी स्लोप पता चल जाती थी। अब हमें यहाँ पर एक ये स्लिट गिवन है, अगर हमें इस स्लिट को सम करते हुए चले जाएंगे तो टोटल फंक्शन पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने जैसे ही फंक्शन लेट किया तो i = इंटीग्रेशन, ये सिंबल होता है और बोला जाता है कि f(x) dx ये सिंबल है।
अब यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोला जाता है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और ये स्लिट को सम करेगा तो फंक्शन निकल आएगा। अब यहाँ पर लिमिट बाउंडेड नहीं है, लेकिन इस केस में क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, सपोज दैट ये फंक्शन गिवन है, ठीक है, और ये उसमें लिमिट दी गई है a से लेकर b तक, a से b लिमिट दी गई, और ये स्लिट है बच्चों dx, ये क्या है इसकी सिलेक्ट dx। तो बच्चों ये जो स्लिट है इसका अगर हम सम कर देंगे तो लिमिट तो इसकी बाउंडेड हो रही है, देखिए ना, ये स्लिट, ये भी स्लिट, ये भी स्लिट, तो ये स्मॉल स्लिट सबका सम करते हुए चले जाइएगा। तो यहाँ से A2 स्टार्ट कर रहे हैं B तक। तो बच्चों यहाँ पर ये बोला जाता है कि ये बाउंडेड रीजन है। क्या रीजन है बच्चों? बाउंडेड रीजन है। और ये स्लिट का सम कर देते हैं, स्लिट का सम, ये जितनी भी स्लिट हैं अगर हम सम कर देंगे तो ये बाउंडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। तो यानी कहाँ से कहाँ तक रोटेट करी आपने? A to B रोटेट करी। तो बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन आता है A to B fx dx, ठीक है। तो हमें कौन कौन से इंटीग्रेशन पढ़ने हैं? एक इंडेफिनिट पढ़ना है और एक डेफिनिट पढ़ना। बेसिक टूल्स में बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि वाई हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, वाई हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। तो बच्चों अगर फंक्शन का कोई भी फंक्शन है और उसका स्मॉल पार्ट लेना है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, बिकॉज हमें उस पूरे फंक्शन का सिर्फ एक स्मॉल पार्ट लेकर के हमें उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करनी होती है? टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है, क्योंकि टेंजेंट ही डी वाई और डी एक्स का क्या होता है? अब डी वाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का रेशियो, यानी टेन थीटा यानी डी वाई अपॉन डी एक्स। बट इंटीग्रेशन पे क्या होता है? देखिए ये कोई स्लिट है बट अनबाउंडेड है, तो यहाँ पर कौन सा रीजन मिल रहा है हमें? अनबाउंडेड रीजन मिल रहा है। तो अनबाउंडेड रीजन मिल रहा है, इसका मतलब है इसमें इंडेफिनिट में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका एज्यूम करते हैं कि एफ एक्स है तो कांस्टेंट ऐड कर देते हैं सी, क्योंकि फंक्शन ही फिक्स नहीं है। फंक्शन तो मतलब बाउंडेड होता तो ये फिक्स्ड होता, यानी सी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें फंक्शन गिवन है बट लिमिट भी फिक्स्ड है कि हमें ए से बी तक रोटेट करनी है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पे डेफिनिट बोला जाता है जब ये लोअर लिमिट पड़ी जाती है और ये बच्चों अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर गिवन हो तो वो डेफिनिट इंटीग्रेशन बोला जाता है। और इसमें इस रीजन की एरिया भी निकल आती है, एरिया बाउंडेड द रीजन, ठीक है। और इस वाले मेथड में हमारे पास फंक्शन को स्लिट ऐड होती चली जाएंगी, लेकिन जब तक लिमिट नहीं पता चलेगी तब तक ये फंक्शन बाउंडेड होता है। क्या हम कितना भी बैक में निकाल लें और कितना भी आगे निकालते जाएं, फंक्शन इंक्रीज करता चला जाएगा। तो यानी बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये मेडिकल में जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनको बच्चों को ज़्यादातर क्या करनी पड़ती है? अगर 12 पढ़ते हैं तो स्लिट रोटेट होती है, माइनर केस को लेकर के उसे लिमिट लगा देते हैं तो यूज़ होने लगता है। और अगर 11 में पढ़ते हैं तो बच्चों वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? स्ट्रेट लाइन, यानी मोशन इन 1D स्ट्रेट लाइन, या हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रोटेशनल मोशन वर्क पावर एनर्जी के एरिया पे। तो जब वर्क पावर एनर्जी करते हैं चैप्टर्स में तो बच्चों यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ती है? ये जो स्लिट का सम है उसे इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, तो सिग्मा भी बोलते हैं। यानी बच्चों ये जितनी भी स्लिट हैं आप इनको सिग्मा भी बोल सकते हो। सिग्मा मतलब स्लिट ऑफ का सम। ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा वर्क पावर एनर्जी में कि जो सम ऑफ ऑल स्लिट कॉल्ड द सिग्मा, सिग्मा इज इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको इसके फॉर्मूले बताता हूँ। देखिए फॉर्मूले क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले इंडेफिनिट का केस देखिए। बिकॉज डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एंड डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो यहाँ 2x आएगा, यहाँ पे भी 2x आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका भी 0 और इसका भी 0, 2x।
यानी फंक्शन क्या आ गया 2x 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 2x। तो बच्चों देखिए और भी ऑल इससे भी ज़्यादा फंक्शन है। ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है, सेम हियर 2x आ रहा है, सेम हियर भी 2x आ रहा है। तो इन सभी फंक्शनों का डिफरेंशिएशन तो 2x आ रहा है ना। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि इसका एंटी डेरिवेटिव ये है? कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका भी तो एंटी डेरिवेटिव ये हो सकता है, इसका भी एंटी डेरिवेटिव ये हो सकता है, या इनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि इन सभी फंक्शनों का डिफरेंशिएशन तो सेम हो रहा है। तो यानी एक से ज़्यादा फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम हो सकता है, एक से ज़्यादा फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम हो सकता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि इंटीग्रेशन यही होगा? तो इसके इंटीग्रेशन पार्ट को डिसाइड करने के लिए बच्चों देखिए इस पार्ट को हमने इंटीग्रेट किया। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं 2x dx, तो क्या आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर ओनली एक्स स्क्वायर ही तो आया, ओनली क्या आया बच्चों? एक्स स्क्वायर आया। इसका इंटीग्रेशन से एक्स स्क्वायर आया, इसका भी इंटीग्रेशन सेम एक्स स्क्वायर आएगा, इसका भी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये जो 3 है ये इसमें कैसे डिसाइड होगा? 3 -10 -5। तो ये डिसाइड करने के लिए बच्चों इसमें क्या ऐड कर देते हैं? c ऐड कर देते हैं। तो ये केवल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे ऐड करते हैं बच्चों। किस वाले पे? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे हम लोग क्या ऐड करते हैं? c ऐड कर देते हैं, और इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो फंक्शन की कांस्टेंट वैल्यू को डिसाइड करता है। ठीक है, c को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और ये फंक्शन की किस वैल्यू को डिसाइड करता है? कांस्टेंट वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू को डिसाइड करता है कि उसमें उसका कांस्टेंट वैल्यू 3 होगा कि -10 होगा, -5 होगा, सही है। ठीक है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। और बच्चों डेफिनिट में c नहीं ऐड करते हैं। अब डेफिनिट पे देखिए क्या होता है, देखिए अब डेफिनिट में होता है बच्चों डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बच्चों सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक रियल डिफाइंड हो। ये बच्चों फंक्शन क्या डिफाइंड हो? रियल डिफाइंड हो। किस लिमिट पर? a टू b पर। तो ये स्लिट है, और इस स्लिट को सम करने के लिए dx है, ये स्लिट सम करते रहेंगे 1 2 3 4 5, तो a टू b, तो इसको बोलते हैं a टू b, और सम करते जाएंगे तो बोलेंगे fx dx। तो ये एरिया भी निकाल देता है इस रीजन का, बाउंडेड रीजन का। तो बच्चों इसे पढ़ते हैं लोअर लिमिट, इसे अपर लिमिट। एज्यूम करते हैं कि fx का भी इंटीग्रेशन कैपिटल fx है, ये लेट किया गया बच्चों। अब लिमिट कर देते हैं a और b। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं तो fb, फिर देन लोअर लिमिट करते हैं fa। तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, बट c ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ से एरिया अंडर बाउंडेड भी, एरिया बाउंडेड रीजन भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। और बच्चों c इसमें ऐड नहीं करेंगे, केवल इंडेफिनिट में ऐड करते हैं, जिसमें कांस्टेंट ऐड करते हैं उसमें लिमिट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स्ड लिमिट है कि हमें इतना ही फंक्शन निकालना है इस जगह से लेकर के इस जगह तक। ठीक है, तो इसलिए हम डेफिनिट इंटीग्रेशन से क्या करते हैं? फंक्शन की स्लिट वैल्यू का सम करते हैं। ठीक है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट दिया गया है s, उसका डिफरेंशिएट कर दो तो ds अपॉन dt वेलोसिटी फाइंड हो जाता है, और फिर अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन फाइंड हो जाता है, बट एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दें तो वेलोसिटी फाइंड होता है, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दें तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड होता है। बच्चों ये फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस करें, इसलिए टूल्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों। अब देखिए एक केस ऐसा होता है कि अगर कोई कहता है कि हमें इस पर इस तरीके का कोई ग्राफ बन जाता है, देखिए एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू a है, x की वैल्यू b है, x की वैल्यू c है। तो बच्चों कुछ बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं। मैंने बोला
कि ये इस वैल्यू पर ए टू बी पे एक तो रियल डिफाइंड होना चाहिए और उसके इस इंटरवल पर ए टू बी के बीच में ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए इस लिमिट के बीच में? क्या नहीं होना चाहिए? जीरो, या नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, या तो नॉट डिफाइंड या तो जीरो। अगर वो ये उस केस पे जाके जीरो बनता है तो उसी से ब्रेक करते हैं। देखिए ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। तो देखिए ए टू सी निकालना था हमें, ए टू सी निकालना था एफ एक्स डी एक्स। देखते हैं कि बी पर ये ब्रेक हो रहा है, यानी नॉट डिफ्रेंशिएट हो रहा होगा, कैसे भी हो रहा होगा। मॉड का केस ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको डायग्राम पहले चेंज करता हूँ, ऐसा केस ले लेता हूँ। देखिए देखिए ये जीरो है, ये पाई है, ये 2 पाई है और ये फंक्शन का ग्राफ है बच्चों, मॉड साइन एक्स है। फंक्शन क्या है? मॉड साइन एक्स है, ठीक है। और हमें बोला गया i इक्वल टू 0 से 2 पाई मॉड साइन एक्स, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 0 से 2 पाई तक का मॉड साइन एक्स, यानी हमें इंटीग्रेशन निकालना। तो देखते हैं पाई पे ये ब्रेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ 0 से 2 पाई के बीच में साइन पाई 0 हो जाएगा और मॉडुलस जो होता है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो इंटीग्रेट नहीं होगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएट है तभी हम उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अगर वो फंक्शन इस वैल्यू पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो इंटीग्रेट कैसे फाइंड होगा? तो पहले, सबसे पहले ये भी बच्चों को चेक कर लेना चाहिए क्या वो इस लिमिट के अंदर क्या डिफरेंशिएबल है। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो इंटीग्रेशन फाइंड होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, देखा कि ये पाई है तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। या तो 0 से पाई कर लेंगे, अलग करके ब्रेक कर लेना है, और या तो फिर क्या करना है, पाई से 2 पाई करके मॉड साइन एक्स कर लेते हैं। और अगर ये दोनों इक्वल एरिया पार्ट हैं तो सीधी सीधी बात है कि 0 से पाई करके डबलेट कर दीजिए, ये ज़्यादा इजी होगा। तो सबसे पहले आपको ये डिफेक्टिव केस भी पढ़ने हैं अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ इंडेफिनिट के। बच्चों अब इंडेफिनिट के फॉर्मूले चलते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला क्या है। देखिए बच्चों फॉर्मूला है पहला, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करना है। बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला होता है x की पावर n इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए एंटी डेरिवेटिव है, वापस रिटर्न करते हैं, लेट करते हैं इसे y इक्वल टू एक्स की पावर n अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इसे फंक्शन एज्यूम करें और dy dx कर देते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में और एक कम हो जाएगी, ये n प्लस 1 c 0 हो जाएगा, n प्लस 1 कट गया। देखिए x की पावर n बैक कर गया। तो अब देखिए ना एंटी डेरिवेटिव है, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये कम बैक कर गया, यानी अब हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो ये वापस आ जाएगा। क्लियर? अगर हम इसका क्या कर दें इंटीग्रेशन तो ये वापस आ जाएगा। तो बच्चों ये फर्स्ट फॉर्मूला है। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल है x की पावर 4 dx। तो इसका आंसर क्या होगा, x की पावर 5 अपॉन 5, और इंडेफिनिट है इसलिए क्या ऐड करेंगे, c ऐड करेंगे, ठीक है। अब सेकंड फॉर्मूला होता है बच्चों कि 1 dx का x प्लस सी होता है। c फॉर्मूला होता है बच्चों कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स का ln x होता है बच्चों, और लॉग कभी निगेटिव नहीं होता इसलिए पॉजिटिव लिखा जाता है। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है बच्चों, ln x। और d केस होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये पहले हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे -2 dx, फिर इसका आंसर निकालेंगे तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो आंसर आ जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1। तो इसे फाइनली लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस सी, ठीक है।
अब बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ना, ये फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना होगा आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r², तो वहाँ dr होता है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट होती है। तो ये आपको पता वहाँ पे कैसे मिलने वाला है, इसकी फॉर्म पता क्या होने वाली है। ये एग्जाम्पल होगा वहाँ पर इस टाइप से कि 1/r²dr, ठीक है। तो इसका सेम इंटीग्रेशन होगा 1/x² = -1/x। इसी तरीके से इसे कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/r। क्लियर। और इनडेफिनिट है तो +c, डेफिनिट है तो लिमिट लगी होगी, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं जो मैं लिख रहा हूँ। डी ई केस होता है बच्चों कि e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x + c होता है, और a⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है वो a⁻x log e बेस a होता है +c। तो बच्चे सिर्फ इतने ही हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। दीज आर ओनली अलजेब्रिक फंक्शन। अब इनका इंटीग्रेशन बनाना आपको आना चाहिए। अब जैसे अलजेब्रिक फंक्शन पे के बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं बच्चों, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से होते हैं, उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें इस टाइप से करना पड़ता है। फर्स्ट होता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो आंसर इज -cos x + c। दूसरा बच्चों होता है cos x dx, इसका आंसर होता है sin x + c। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर दें। cos का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस। c का क्या होता है 0, साइन का डिफरेंशिएशन cos। देखिए एंटी डेरिवेटिव आ रहे हैं रिटर्न हो करके। अब इनका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बैक हो जाते हैं, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बैक हो जाते हैं। इसी तरीके से c वाला होता है tan x dx, का आंसर होता है sec² x + c। d होता है बच्चों, सॉरी बच्चों ये गलत है, रॉन्ग है, ये होता है sec² x, का आंसर होता है tan x, ठीक है, +c। ये रॉन्ग था बच्चों। इसके बाद होता है cosec² x का इंटीग्रेशन माइनस का cot x + c। ये होता है sec x × tan x, इसका आंसर लिखा जाता है बच्चों sec x + c, ठीक है। और f होता है cosec x × cot x, इसका आंसर दिया जाता है माइनस का cosec x + c। तो बच्चे ये इंडेफिनिट है इसलिए c ऐड कर दिया जाता है। अब जरा डेफिनिट के केस के लिए हम बताते हैं आपको। जैसे एग्जांपल है डेफिनिट के केस के लिए, डेफिनिट में कैसे किया जाता है। हमें क्वेश्चन दिया गया i = 0 से π sin x dx। तो बच्चों ये कुछ डेफिनिट का क्वेश्चन है, डेफिनिट का केस का कुछ थोड़ा सा एग्जांपल आपको बता देते हैं। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, -cos x, तो यहाँ पर लिखेंगे -cos x, और यहाँ पर 0, ये पाई माइनस बाहर, अपर लिमिट पहले होगी cos π - cos 0, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी cos π की वैल्यू -1, cos 0 1, माइनस माइनस +2 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों 0 से π sin x का डेफिनिट अगर करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। तो ये तो डेफिनिट है। और इनडेफिनिट होता तो किस केस में होता, इनडेफिनिट में इस टाइप से क्वेश्चन होता है ओनली कि इनडेफिनिट में अगर हम गए तो i = लिखा जाता है sin x dx, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का cos x, और अनबाउंडेड है इसलिए c ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस हैं जो अलजेब्रिक फंक्शन के होते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के होते हैं, और इसके बाद इन पे कुछ प्रैक्टिस होती है क्वेश्चनों के लिए कि इन फॉर्मूले को हम यूज़ कैसे करें। तो मैं आपको बताता हूँ, इनका यूजेस बताता हूँ, पहले इंडेफिनिट में और डेफिनिट में। देखिए
अगर इस टाइप से प्रॉपर्टीज़ बनाई जाती है कि अगर हमें इस टाइप से एग्जांपल दिया जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस e की पावर x, ठीक है, प्लस 1/x, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग पता ये इंडेफिनिट है, ये बच्चों कौन सा है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग करके। 2 इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx प्लस 3, क्योंकि देखिए कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और फंक्शन को इंटीग्रेशन पे ले लेंगे, ऐसे x² dx प्लस 4x dx प्लस e की पावर x dx एंड प्लस 1/x dx। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4, x की पावर n+1/n+1, 3x³ बच्चों यहाँ पर 4x² प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन भी सेम, डिफरेंशिएशन भी सेम, और 1/x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था बच्चों ln x प्लस ऑफ c। और बच्चों अगर इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो, जैसे सपोज दैट ऐसे हो क्वेश्चन i = 2x³ प्लस 3x, है ना, अपॉन यहाँ पर √x या √x ले लेते हैं dx। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये पहले बाई पार्ट से अलग अलग कर देते हैं इस टाइप से, 2 बाहर, x³ इंटू x की पावर -1/2 dx, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म पे लाएंगे, फिर 3 प्लस 3 x की पावर x इंटू x की पावर -1/2 dx। तो यहाँ पर बच्चों पहले इस पावर को ही कैलकुलेट करें, तो 2 3 जा 6, 5/2 आ जाएगा, प्लस 3 1 - 1/2 1/2 आ जाएगा, और अब इसमें फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का, x की पावर n+1 यानी बच्चों x की पावर 5/2 प्लस 1 n+1 यानी 7/2, हियर 7/2 प्लस 3 x की पावर, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3/2/3/2, और इंडेफिनिट है इसलिए क्या ऐड कर देंगे c। तो बच्चों ये कुछ मैंने इंडेफिनिट के एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं कुछ डेफिनिट के एग्जांपल आपको बताता हूँ। बच्चों डेफिनिट के एग्जांपल में जैसे सपोज दैट ये दिया गया, पहले फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई करते हैं, a से b fx dx का अगर इंटीग्रेशन हम लेट करते हैं कि कैपिटल fx है, ये बच्चों इसका इंटीग्रेशन है, तो लिमिट इसी तरीके से लगी रहेगी a to b। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं बच्चों fb, फिर देन लोअर लिमिट fa। तो ये इसका आंसर है, जैसे एग्जांपल पे दिया गया i = 0 से 2x² dx। इसका मतलब है बच्चों ये 0 से 2 पर पहले ये डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, तो यस होती है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा x³ 0 से 2। अब पहले अपर लिमिट ले लेंगे, x की जगह पर 2 पुट करेंगे, तो 2 की पावर 3 - 0, तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा 8/3। ये इस टाइप से इंटीग्रेशन होता है बच्चों। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, देखिए u से v dv, और यहाँ पर लेते हैं t और 0 से t dt, ये मैंने फिजिक्स से लिया मैंने बच्चों। तो देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाया था, x, dx का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाया था x, तो बेटा dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, और अपर लिमिट लोअर लिमिट, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, t का इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2, तो यहाँ पर हो जाएगा t²/2, ठीक है। लिमिट कितनी 0 से t, तो अपर माइनस लोअर, तो v - u हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो t² माइनस लोअर लिमिट, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हम फिजिक्स को अगर पढ़ेंगे तो मैं आपको एप्लीकेशन टूल्स बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब देखिए डेफिनेट के ये केसेस हैं जिसमें हम फॉर्मूला पहले इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद हम उसको पहले अपर लिमिट पुट करते हैं देन लोअर लिमिट पुट करते हैं। देखिए